ऑल अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट टू रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बॉडी एक्टिविटी। दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होता है एक्टिविटी, दूसरे मतलब बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी है उसको प्रोसेस में लाने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है दो काइंड के हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, एक एरोबिक जो एयर के उपस्थिति में होता है, एक एनारोबिक जो विदाउट एयर के होगा। द मैनर इन विच डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस अकर्स एज वेल एज नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पर है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या? ऑल लिविंग सेल इन ए प्लांट एज वेल एज दोज इन एनिमल रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटी। प्लांट एनिमल सारी चीज़ों को एक्टिविटी कुछ भी काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड से अगर प्रोटीन बनाना है या फिर मेकिंग स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज से अगर स्टार्च बनाना है, या फिर एब्जॉर्ब करना है मिनरल को, सॉइल से मिनरल को अगर एब्जॉर्ब करना है, या फिर लेइंग डाउन ऑफ सेल वॉल बाय द प्लांट सेल आर ऑल सच एक्टिविटी डेट रिक्वायर एनर्जी। ये सारे एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट करना हो, या फिर प्रोटीन बनाना हो एमिनो एसिड से, या फिर मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, तो सारी चीज़ में रिक्वायरमेंट है एनर्जी का। अब ये एनर्जी मिलता कहाँ से है? दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये सारा एनर्जी कैसे मिलता है? ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करने से। ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उस पर उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में एनर्जी देता है, जो एनर्जी हम लोग को ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है। दिस केमिकल ब्रेकडाउन अकर बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ए रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 100% ज़रूरी है, विदाउट ऑक्सीजन होगा नहीं। तो एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ओवरऑल रिएक्शन। और यहाँ पर इस टाइप का रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए अगर हम लोग को एनर्जी लेना है तो। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन इन इक्वेशन। रेस्पिरेशन के यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट अकर इन सिंगल स्टेप। ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, बट इन ए सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप। यहाँ पर बहुत सारा केमिकल स्टेप्स होते हैं। दिस स्टेप्स अकर इन 2 मेजर फेज। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ से अकरिंग इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और दूसरा है कर्व साइकिल। कर्व साइकिल के द्वारा ATP का निर्माण होता है, जो हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में। एक क्वेश्चन भी था ना, कर्व साइकिल किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन करता है। अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो मतलब ये जो टोटल जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और दूसरा होता है कर्व साइकिल। कर्व साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यहाँ से हम लोग को CO2, H2O और किया था, तो इसकी साइकिल क्या, तो सर शायद माइटोकॉन्ड्रिया किसी क्रेब नाम के बंदे ने सर फाइंड आउट किया था, तो उससे ही मतलब शायद फिर हाँ उसी के नाम से क्रैब साइकिल नाम पड़ा है। माइटो से देख लेता हूँ गूगल में, देख लो एक बार, क्रैब साइकिल लिख करके एक बार सर्च। तो सर कंप्यूटर पर बैठता हूँ इसलिए ठीक रहता है सर, मल्टीपल फाइल्स रन हो जाती है। सर कोई कार्ल बेंडा नाम का आदमी था जिसने ये किया। क्रेब साइकिल एक बार डाल दो। नहीं तो हैंस क्रैब के नाम से बोला है। क्रैब साइकिल है जो नाम पड़ा है, हैंस क्रैब के नाम पर पड़ा है, हाँ वो तो लिखा हुआ है, विकिपीडिया में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पर है, ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज ड्यू टू पार्टिकुलर एंजाइम। ये सारा जो स्टेप है किसी न किसी एंजाइम के उपस्थिति में होता है। एंजाइम क्या करता है? और रिएक्शन को तेज कर देता है ना। उसके बाद थर्ड है, द एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मोलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं होता है, बट ए लार्ज पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसका बहुत सारा जो हिस्सा होता है ATP में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम एक केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एडेनोसाइन
ट्री फॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म हो गया ना। हाँ जानता हूँ सर ये तो मैं। When energy in the form of ATP is used, the ATP is converted to ADP. ATP फिर ADP में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगेन when more energy is available for further breakdown of glucose, the ADP is reconverted to ATP. और जब और भी ज़्यादा एनर्जी फिर से अवेलेबल होता है तो ATP फिर से ADP फिर से ATP में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सो इट गोज डाइफॉस्फेट हो जाएगा। हाँ मतलब ग्लूकोज का पहले तो एटीपी बनेगा और एटीपी से फिर और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसको वापस एनर्जी मिल जाता है तो फिर से डाइफॉस्फेट से फिर से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सो इट गोज ऑन एंड ऑन, और इस तरह से प्रक्रिया चलते रहता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एक ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल बन जाता है एटीपी का। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड यहाँ पर ग्लूकोज का दिखलाया है। एनर्जी हीट, कुछ तो हीट में चला जाता है, मतलब कि ब्रेकडाउन होने के बाद CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनता है। एनर्जी में कुछ एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल जाता है और कुछ से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी से फिर एडीपी, एडीपी से एटीपी, ये प्रक्रिया बार बार चलते रहता है। मतलब एटीपी है, एटीपी को अगर फॉस्फेट मिल गया तो फिर एडीपी में, और एडीपी को फॉस्फेट मिला तो फिर एटीपी में, इस तरह से ये चलता रहेगा। और यहाँ पर जो बाकी का एनर्जी है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। ATP, the energy currency of the cell. All activity inside a living cell need energy which is available in the form of ATP. जितना सारा एक्टिविटी होता है सेल के अंदर उन लोग को एनर्जी की ज़रूरत होता है और उस एनर्जी को पूरा कौन करता है? ATP as the impedant source. Hence the chemical compound ATP is described as the energy currency of the cell. सेल के लिए देखो एनर्जी करेंसी के रूप में हम लोग ATP को यूज करते हैं। Respiration is a catabolic process of releasing energy from simple sugar glucose for carrying our life process. लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या कैटाबॉलिक क्या होता है सर? कैटाबॉलिक एक बार देख लो हमको सर। कैटाबॉलिक यूजेस एनर्जी टू ब्रेक डाउन दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी बनाता है। वर्क टुगेदर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डू थिंग्स लाइक प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिपेयर सेल्स। कैटाबॉलिज्म यूजेस एनर्जी टू ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को कैटाबॉलिज्म लिखा है। मेटाबॉलिक सर उसको ब्रेक करने के लिए, और उसी जगह एनाबॉलिक रिक्वायर्स एनर्जी टू ग्रो। ब्रेक करने के लिए जो यूज होगा उसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब इसमें क्या होता है, ब्रेक होता है, जो ग्लूकोज था वो ब्रेक होकर के डिफरेंट चीज़ बनाता है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब इसमें क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पर हम लोग शुगर ग्लूकोज को यूज करते हैं। लिविंग देखो नीचे दिया ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। 2 टाइप का एक्टिविटी होता है, एक एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक प्रोसेस। इट कंज्यूम एनर्जी, ये एनर्जी को लेता है, और कैटाबॉलिक डिस्ट्रक्टिव है, इट गिव्स आउट एनर्जी, जिससे एनर्जी बाहर निकले उसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। अब रेस्पिरेशन में तो एनर्जी बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन इज ए ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय व्हिच ए लिविंग सेल ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक सब्सटेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर है रेस्पिरेशन भी इस बर्निंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रेस्पिरेशन इज कंपेयर विथ बर्निंग सच एज बर्निंग ऑफ कोल, बोथ लिबरेट एनर्जी एंड बोथ गिव इन प्रोडक्ट CO2। देखो किसी चीज़ को जलाते हैं तो भी, और जब रेस्पिरेशन होता है तो भी, दोनों में क्या बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी बाहर निकलता है। बट दिस कंपेरिजन इज ओनली सुपरफिशियल, द डिफरेंस बिटवीन द टू आर फॉलो। लेकिन यहाँ पर और जो डिफरेंस है वो दिखाया है। केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन है अकर इन सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। यहाँ पर बहुत सारा सीरीज होता है, यहाँ पर एक स्टेप में होता है। कैरिड आउट बाय इंजाइम, इंजाइम के जरिए होता है, और ए हीट के जरिए होता है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस है।
एनर्जी लिबरेटेड एज एटीपी एंड सम हीट। यहाँ पर एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में बाहर निकलता है, साथ में कुछ हीट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हीट और लाइट होता है। नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। 4 नंबर तक किए, उसके बाद 5 नंबर में देखो, नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस। अगर रेस्पायरेशन में हम लोग देखें तो वहाँ पर कोई लाइट एनर्जी इंड्यूस नहीं होता है, और यहाँ पर अगर बर्निंग हम लोग करते हैं तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेलुलर प्रोसेस, एक सेल का प्रोसेस है और एक नॉन सेलुलर प्रोसेस है। अकर एट बॉडी टेम्परेचर, ये जो रेस्पायरेशन होता है बॉडी टेम्परेचर पर होता है, और ये जो होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, अकर एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद द इंटायर प्लांट रेस्पायर्स, अगला जो है दिया हुआ है सारा प्लांट जो होता है वो सांस लेता है। एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट सच एज द लीव्स, स्टेम, रूट एंड इवन द deepest placed cell in any region respire. Oxygen is obtained from the atmosphere through 3 inlet। देखो 3 तरह से ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है। एक स्टोमेटा जो लिप्स के अंदर होता है, लेंटिकल्स जो कि स्टीम में होता है, और एक जनरल सरफेस ऑफ रूट, रूट का जो सरफेस होता है उसके जरिए। उसके बाद है प्लॉइंग और टिलिंग ऑफ द सॉइल creates teeny air space around soil particle and provide source of oxygen for the roots। जब हम लोग खेत को जोतते हैं तो उस समय उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा वो जो मिट्टी उबड़ खाबड़ होता है अंदर में एयर भर जाता है, और उस एयर का यूज ये लोग करते हैं सांस लेने के लिए। वाटर लॉग्ड एंड कम्पैक्ट सॉइल डज नॉट हैव एयर स्पेस विच अफेक्ट रेस्पिरेशन ऑफ द रूट। अगर पानी भरा है तो फिर ये थोड़ा सा इसके रेस्पिरेशन को प्रभावित करता है। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस द लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सम ऑफ व्हिच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन एंड द रेस्ट इज डिफ्यूज्ड आउट। दिन के समय में ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकलता है ना ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है ना उनको फोटोसिंथेसिस करने। हाँ, दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। सम ऑफ एक तो पीपल का पेड़ होता है ना जो दिन रात दोनों ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है। हाँ। और बाकी क्या करेगा, दिन में ऑक्सीजन देगा पर रात में लेगा। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द लीव्स सर्व एज ए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एट नाइट इवन द लीव्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय में ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हेंस देयर अपियर टू बी सम ट्रूथ इन द बिलीफ दैट वन शुड नॉट स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट। इसलिए बोला जाता है कि रात को समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। Also see the box at the end of this chapter, page 61. But actually there is more carbon dioxide in our houses than under a tree at night। पर बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो हम लोग घर के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है in compare of tree। Sleeping under a tree during a hot midday is definitely good as one get both oxygen due to photosynthesis and coolness due to transpiration। ठंडा के टाइम में पेड़ के नीचे, गर्मी के टाइम में सोना ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद है 2 kinds ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनोरेबिक। एरोबिक में होता है नॉर्मली फ्री ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, फ्री ऑक्सीजन यूज किया जाता है, एंड देयर इज ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इंड प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में सारा कुछ होगा। दिस इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो कि हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं। रेस्पिरेशन प्रोसीड ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड देयरफॉर कॉल्ड एरोबिक। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है, यहाँ पर सर 1 मिनट रुकेंगे क्या, 1 ही मिनट। इसमें आगे दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक। अच्छा, ऊपर में समटाइम्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट में टेम्पररी रेस्पायर इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी रेस्पिरेशन सांस ले लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मोलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल
इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है, मतलब H2O यहाँ से नहीं निकलेगा, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड with release of a small quantity of energy. This chemical reaction can be represented following manner. This type of respiration is called anaerobic respiration as it proceeds even without oxygen, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट के हो रहा है। उसके बाद है anaerobic respiration in any part cannot continue in a plant for more than a few days and द पार्ट्स अल्टीमेटली डाई। ये ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। बट देयर आर सर्टेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ कुछ है जैसे सर्टेन बैक्टीरिया है, फंगी है, विच नॉर्मली रेस्पायर ओनली एनारोबिक। इवन द जर्मिनेटिंग सीड्स व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ एयर रेस्पायर एनारोबिक एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सपेरिमेंट। जो सीड्स होता है उसके अंदर का जो क्या बोलते हैं, ये जो प्लांट होता है ये भी एनारोबिक विदाउट एयर का सांस ले लेता है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इन प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर वाटर नहीं बनेगा, अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर एनर्जी लिबरेटेड इन लार्ज क्वांटिटी 38 ATP एनर्जी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मात्र 2 ATP है। अकर नॉर्मली थ्रू आउट लाइफ, ये तो थ्रू आउट होगा पर ये टेम्पोरली के लिए है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पायरेशन इन प्लांट, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड ऑफ इन रेस्पायरेशन। पौधे मतलब प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन यूज करते हैं, इसका प्रूफ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एंड apparatus is arranged as shown in figure 7.2. Flask A contain germinating bean seeds and flask B has dried boiled seed together with some antiseptic to avoid bacteria decay. एक में बॉयल सीड ले लिया है और एक में ठीक ठाक सीड लिया है। वेट कॉटन प्रोवाइड्स वाटर टू बोथ सैंपल्स, दोनों को वाटर वेट कॉटन के जरिए दिया जा रहा है। ए स्मॉल ट्यूब कंटेनिंग सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट लाइम इज सस्पेंडेड इन ईच फ्लास्क। ठीक है, दोनों में एक मिक्सचर लिया गया है, सोडा लाइम का मिक्सचर लिया गया है। फॉर एब्जॉर्बिंग सस्पेंडेड इन ईच फ्लास्क फॉर एब्जॉर्बिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सीड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर ए फ्यू डेज द डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड विद फ्लास्क ए विल शो ए ग्रेटर राइज इन वाटर लेवल। अब ए वाला में जो है वाटर का लेवल बढ़ गया। ठीक है, वेट कॉटन वुल है ना, वेट कॉटन वुल, और ये वेट कॉटन एंटीसेप्टिक। डाइड बीन्स यहाँ पर लिया है, सोडा लाइम रखा हुआ है। आफ्टर फ्यू डेज द डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड विद फ्लास्क ए विल शो ग्रेटर वाटर लेवल। व्हेन ए बर्निंग पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ईच फ्लास्क आफ्टर रिमूविंग देयर कॉर्क्स द फ्लेम इज इमीडिएटली पुट ऑफ ईच फ्लास्क ए। अगर जलता हुआ कोई चीज़ लेकर के जा रहे हैं तो ए में तुरंत ही आग पकड़ लेता है, बट इट कंटिन्यूड फॉर ए शॉर्ट व्हाइल इन फ्लास्क बी। लेकिन बी में अगर हम लेके जाएं तो थोड़ा ही देर में बुझ जा रहा है आग। दिस प्रूफ दैट ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन फ्लास्क ए। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लास्क ए में जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट था। एक बार फिर से इसको देखते हैं। बर्निंग पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईच फ्लास्क आफ्टर रिमूविंग देयर कॉर्क द फ्लेम इज इमीडिएटली पुट ऑफ इन फ्लास्क ए। एक ए में तुरंत बुझ जाता है, बट इट कंटिन्यू फॉर ए शॉर्ट व्हाइल इन फ्लास्क बी। बी में थोड़ा देर तक रहता है, इसका मतलब ए में ऑक्सीजन कम था। इट वॉज यूल्ड ऑफ बाय जर्मिनेटिंग सीड्स डैट। तो एक में जो ए है, ए में ऑक्सीजन कम होने का रीजन क्या है, तो इसका मतलब कि ए में जो सीड है वो ऑक्सीजन को ले लिया है, ऑक्सीजन इसलिए वहाँ पर कम है। एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सो यूल्ड ऑफ वॉज इंडिकेटेड बाय द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द डिलीवरी ट्यूब। Volume of oxygen so yield of was indicated by the rise of water. There are two simple questions which surely you can answer. Why there slight increase in the level of water in the delivery tube?
और which of two फ्लास्क ए और बी इज ए कंट्रोल। सर देखो आगे बढ़िए ना सर, क्या होगा? वो देख रहे थे, एक मैसेज आया था। यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया हुआ है, ऑक्सीजन का लेवल क्यों बढ़ा है, ये तो रीजन समझ में नहीं आया। यहाँ पर दिया शोइंग देयर बाय दैट इट वाज यूल्ड अप बाय द जर्मिनेटिंग सीड, यहाँ तक ठीक है। वॉल्यूम ऑक्सीजन सो यूल्ड अप वाज इंडिकेटेड बाय द राइज ऑफ वाटर। ये क्या लिखा है देखेंगे हम नेक्स्ट डे इसको। ये ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन मतलब क्या किया है कि एक में तो बॉयल सीड लिया है, मतलब इस सीड को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो सेल जो है डाई कर गया है। यहाँ पर सेल जीवित है, तो इसको हम इसमें रखें ना तो एक कुछ न कुछ ऑक्सीजन यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पर जलता हुआ कोई चीज़ लेकर गए ना अंदर तो ये तुरंत बुझ गया, ऑक्सीजन की कमी है। पर यहाँ पर एनफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर कुछ देर तक जला। अब एक चीज़ और लिखा है कि यहाँ पर हम लोग दो चीज़ सीख रहे हैं। एक तो सीख रहे हैं कि एक सीख रहे हैं कि ये जो वाटर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है वो क्यों आया है। तो फिर इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर H2O भी जनरेट होता है, H2O प्लस CO2 होता है ना, तो हो सकता है कि वहाँ से H2O आया हो और इंक्रीज किया हो। तो ये थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा क्यों ऐसे लिखा है। उसके बाद आगे है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल सेटअप। एक क्या दिया है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू सेटअप। यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट का बात कर रहा है। ए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव टू कंपोनेंट। इसको और कहीं पर इसके बारे में कुछ दिया है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट टू सेटअप, एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड कंट्रोल सेटअप, बोथ आर आइडेंटिकल इन विच every condition is the same except one, the setup in which the condition under study is missing called control। ये क्या लिखा है पता नहीं। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर टू फ्लास्क ए एंड बी लिया गया है, एक है ए और एक है बी, जिसमें एक जो तुम्हारा जीवित सेल वाला सीड रखा है और एक में डाई सेल वाला है, ठीक है। और यहाँ पर लाइम वाटर है, तो इसमें करेगा क्या, थोड़ा देर तक इसको रख दो कुछ दिन तक, और उसके बाद इसका जो कॉर्क है ये लाइम वाटर में। कौन से पेज पे, ये तो है नहीं मेरे पास। ये नहीं है, कौन सा पेज है? ओहो, तो हमको लगता है पेज छूटा हुआ है इसलिए ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है क्या। 58 पेज। हाँ हाँ है। वो सर आपका कलर भी मैच कर रहा था थोड़ा। ओ छूटा नहीं ना है, 57 था ना ऊपर। हाँ हाँ सेम ही था, वही तो सेम ही चल रहा था, अचानक से अलग हो गया। 57 ये ठीक है। देखो ऑक्सीजन जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन जांच करने के कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, एक में सिंपल बीन लिए, दूसरा में बॉयल्ड बीन लिए, मतलब ये मरा हुआ है। अब कुछ दिन के बाद इसको क्या करें, इस कॉर्क को हम लोग खोल दिए हैं इस लाइम वाटर से बने पॉट में, इसमें अंदर लाइम वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में लाइम वाटर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है ना, मिल्की टाइप का। तो एक को ओपन करेंगे तो मिल्की हो जाएगा, एक को ओपन करेंगे तो मिल्की नहीं होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ए गैस फ्रॉम फ्लास्क ए विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की, showing that presence of carbon dioxide in it, while the gas in flask B will show no effect. Therefore, conclusion is that germinating seed give out carbon dioxide. उसके बाद है an alternative method for the same experiment. इस एक्सपेरिमेंट को एक दूसरा तरीके से भी करके दिखाया है। इसमें क्या बोला है, a similar more directly observable experiment to show that carbon dioxide is produced during respiration is germinating seed is arranged in ethna. The air drawn in conical flask A is cleared out of any CO2 present in it. अब यहाँ पर है 2 होल रबर और स्टॉपर लगा हुआ है बेंट ग्लास ट्यूब। उसके बाद KOH सोल्यूशन, लाइम वाटर, जर्मिनेटिंग सीड, और यहाँ पर है लाइम वाटर टर्न मिल्की। अच्छा, यहाँ पर सीड के साथ जो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और डायरेक्ट इसमें जाएगा, लाइम वाटर में जाएगा। अब यहाँ पर फिर इधर भी लाइम वाटर लिया है और इसमें डिजोल्व एनी CO2 प्रेजेंट इन एयर,
यहाँ से लाइम वाटर, ये दोनों क्यों लिया है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द एयर ड्रॉन इन कोनिकल फ्लास्क ए इज क्लियर्ड of any CO2 present in it. The clear lime water in flask B confirmed that the air entering flask C CO2 है, हाँ। is CO2 free. यहाँ पर से जो एयर जा रहा है वो उसमें CO2 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइम वाटर हम लोग यूज किए हैं, अगर CO2 होता तो ये मिल्की हो जाता ना। द लाइम वाटर इन फ्लास्क D ड्यूरिंग मिल्की डबल डाउटलेस प्रूफ दैट। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये मिल्की हो गया, तो मिल्की कैसे हो गया? यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, मतलब इधर से तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा था, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है जो कि इसको मिल्की बना दिया। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें जर्मिनेटिंग सीड एक में लिया है और थर्मोमीटर लिया है, वेट कंट्रोल वूल्ड, ठीक है। उसके बाद है डैड सीड्स विथ एंटीसेप्टिक। अब इसमें कैसे प्रूफ करेंगे? सेटअप ए पार्ट शोन इन फिगर यूजिंग ए स्मॉल पॉटेड प्लांट सच एज जर्नियम। द बॉल जार शुड बी प्लेस्ड on a glass sheet and its rim as well as all other connections should be baseline to make them airtight. The outside air is drawn into the apparatus with the help of air pump. This air passes through soda lime which absorb any carbon dioxide. इसी का फिगर दिया है, ये किसी और का फिगर है, नीचे दिया है फिगर, तभी तो यहाँ पर एयर पंप सक्शन लिया है, लाइम वाटर है, ठीक है, और यहाँ से एयर निकल रहा है, ठीक है, और ये भी यहाँ पर भी लाइम वाटर लिया है, दो लाइम वाटर लिया हुआ है, और यहाँ से एक CO2 फ्री एयर, ये सोडा लाइम लिया है यहाँ पर। इसमें क्या किया है, एयर इसमें निकल रहा है और ये एयर इसको दे रहा है, यहाँ से एयर को आने दिया है। देखते हैं क्या दिया है इसमें। This the outside air is drawn into the apparatus with the help of air pump. अब यहाँ से बाहर से एयर इसमें दे रहा है। This air passes through the soda lime which absorb any carbon dioxide. अब इसको पास कहाँ से करवाया है? सोडा लाइम से करवाया है, ठीक है। सोडा लाइम करता क्या है, जो अगर एक्स्ट्रा इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर यहाँ पर आया और ये फिर जा रहा है इस प्लांट वाला में, ठीक है, जहाँ पर प्लांट रखा हुआ है। दिस एयर पासेस थ्रू सोडा लाइम व्हिच एब्जॉर्ब एनी कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इनकमिंग एयर एंड लाइम वाटर थ्रू व्हिच इट पासेस विल नॉट टर्न मिल्की। और यहाँ पर जो लाइम वाटर है यहाँ पर जो रखा हुआ है वो मिल्की कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। It is necessary that this experiment is carried out in dark, or the bell jar is completely covered with a piece of black cloth to prevent photosynthesis. यहाँ पर photosynthesis नहीं होने दिया है, so that carbon dioxide liberated in respiration is not used up in synthesis of a starch. उसके बाद है 4 नंबर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर भी हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाकर के लाइम वाटर जो है इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। एक्सपेरिमेंट इज शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय ए ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एक ही चीज़ को बार बार 3 तरीके से दिखाया है करके। उसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट है सो दैट हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब इसमें रेस्पिरेशन के दरमियान हीट प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर 200 सीड लिया है, ठीक है, और एक में वही मरा हुआ सीड डाला है और एक में जो सेल जो सांस ले सके। किल 1 ग्रुप ऑफ सीड बाय बॉइलिंग देम, ठीक है, बॉयल करके एक को हटा दिया है। वेस्ट विद डाइल्यूटेड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल डिके, बैक्टीरियल डिके ना हो इसके लिए कार्बोलिक एसिड यूज किया गया है। पुट द लाइव जर्मिनेटिंग सीड इन फ्लास्क ए एंड किल 1 इन फ्लास्क बी। अब ए और बी दोनों में उस सीड को डाल दिया है, एक में जिंदा सीड है एक में मरा हुआ है।
इंसर्ट ए थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर के अंदर डाल दो और आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ समय के बाद देखते हैं थर्मोमीटर का जो है रीडिंग जो है वो बढ़ जाता है। मतलब एक में रीडिंग बढ़ जाएगा, एक में नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कि जब सांस ले रहा है तो इसमें हीट बाहर निकल रहा है। खाली एक्सपेरिमेंट भरा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। पूरा एक्सपेरिमेंट है पूरा। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हवा के अनुपस्थिति में भी सांस लोग ले लेता है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? टेक 8 to 10 soaked and filled of peas and push them into a mouth of a test tube filled with mercury and inverted in a beaker of mercury. The seed will float to the top and will be completely surrounded by mercury. After about 2 days, the level of mercury in the test tube will fall and the liberated gas will be found to be carbon dioxide. ये क्या किया है, 8 से 10 सीड को ले करके एंड पील्ड ऑफ पीस एंड पुश देम इनटू ए माउथ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है जिसमें पहले से मरकरी है। तो वहाँ पर मरकरी में ये जो है तैरने लगता है और कुछ दिन तक छोड़ देने के बाद जो मरकरी का लेवल है वो डाउन चला जाता है और वहाँ पर एक गैस का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्टिक ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू द टेस्ट ट्यूब व्हिच विल फ्लोट अप थ्रू मरकरी एंड कमिंग इनटू contact with gas will absorb the carbon dioxide and level of mercury will again rise. A similar control experiment could be set up in which seeds may be kept after killing them, heating sanitize them with some antiseptic. यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर देखो मरकरी है, मरकरी के अंदर सीड डाल दिया है जो यहाँ पर तैर रहा है और कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लेवल है मरकरी का वो नीचे चला गया। नीचे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर ये लोग सांस ले रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, ऊपर वाला पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, इसलिए मरकरी जो है वो नीचे चला गया। अब इसमें वापस कुछ केमिकल डालेंगे, सोडियम क्या था, केमिकल का नाम कहाँ पर गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से तुम्हारा जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये लेवल फिर से ऊपर चला जाएगा। नॉट पीलिंग ऑफ द सीड्स कॉट ऑफ द जर्मिनेटिंग, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है अगर मरे हुए सीड के साथ करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता ही नहीं है। उसके बाद है रेस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्टेड विथ फोटोसिंथेसिस। In many respects, respiration and photosynthesis in plant are distinctly opposite process. Respiration और photosynthesis दोनों क्या है, different process है। The requirement of one are the product of the other, and therefore they are complementary to each other. एक process अगर होगा तो दूसरा process बनेगा। This is the reason why we cannot conduct an experiment on plant respiration during daytime in light. और इसीलिए हम लोग दिन में या फिर लाइट के प्रेजेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ फिर होने लगेगा। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लांट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर गिवन इन टेबल 7.2। रेस्पिरेशन ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर लिस्ट 5 पॉइंट हुई फोटो यहाँ पर दिया है। पहला, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। और इट अकर इन ऑल लिविंग सेल, अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अकर ऑल टाइम, रेस्पिरेशन ऑल टाइम होता है। यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। और ये वाला यूज करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज रेस्पिरेशन के लिए। ये जो दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ता है लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान छोड़ता है ना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। देखो ऑक्सीजन इज रिलीज एज एन इन प्रोडक्ट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज पार्सली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड पार्सली इनटू यूजफुल एनर्जी। यहाँ पर एटीपी और हीट में कन्वर्ट होता है रेस्पिरेशन में। रिजल्ट इन गेन इन वेट, इससे क्या होता है, वेट गेन करता है और यहाँ पर वेट लॉस होता है। फूड मैन्युफैक्चर और यहाँ पर फूड ब्रोकन डाउन।
उसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट कंपेयर विथ रेस्पिरेशन इन एनिमल। अब दोनों में अंतर क्या है? प्लांट्स में क्या होता है? देयर इज नो गैसियस ट्रांसपोर्ट, द रेस्पिरेटरी गैस सिंपली डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन एनिमल द ब्लड ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस। इसमें रेस्पिरेटरी गैस को, ऑक्सीजन को कौन सर्कुलेट करता है? ब्लड करता है एनिमल में ना। 2 नंबर है वन ऑफ द इंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल व्हाइल इन एनिमल इज लैक्टिक एसिड। इंड प्रोडक्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में वो है इथाइल अल्कोहल, जबकि एनिमल में है लैक्टिक एसिड। इन प्लांट द प्रोसेस प्रोड्यूस लिटिल हीट एज कम्पेयर टू एनिमल। प्लांट में हीट जो जनरेट होगा वो एनिमल के मुकाबले कम होगा। खत्म हो गया। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? देखा था क्या हुआ सर? ग्लाइकोलाइसिस। सर ग्लाइकोलाइसिस तो वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ना? उसी को बोलते हैं ना। हाँ फिर क्या सर? उसके बाद वन सेम कॉमन फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्टोमेटा और वेन, स्टोमेटा और लेंटिकल। लेंटिकल्स, टोमेटा एंड लेंटिकल्स। बस फर्क क्या होता है कि लेंटिकल्स बंद नहीं होता, हमेशा खुले रहते हैं। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली अकर इन anaerobic respiration normally occurs in grass, coconut, grass नहीं, grass में coconut। सर ये तो सारी इसमें कंफ्यूजन है, मैं नहीं जानता। एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली अकर इन कोकोनट, ग्रास। ये बेकर ईस्ट होगा क्या? कैक्टस, कैक्टस भी तो सब कुछ तो ऊपर में ही रहता है, ओपन ही रहता है। ये बेकर ईस्ट हो सकता है, देखना पड़ेगा ये एक बार देखो तो गूगल करके। ये ना सर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नॉर्मली अकर। ये बेकर ईस्ट दिया हुआ है डी। सुन रहा है? हाँ सर ईस्ट में डी दिया हुआ है। उसके बाद डू द प्लांट रेस्पायर ऑल डे एंड ऑल नाइट और ओनली एट नाइट। क्या हुआ सर? बी वाला, बी का फर्स्ट। डू द प्लांट्स रेस्पायर ऑल डे एंड ओनली एट नाइट। इसमें क्या करना चाहिए? वो आंसर देना है। हाँ, ऑल डे ऑल नाइट हो जाएगा ना। नहीं सर, रेस्पिरेशन तो वो सिर्फ रात को करते हैं, दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। दिन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन तो दोनों होगा, डे और नाइट दोनों। नहीं सर, रेस्पिरेशन नहीं करते, दिन में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को रेस्पिरेशन करते हैं, इसमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक बार सर्च कर लो गूगल पर तो, डू द प्लांट। डू द प्लांट्स रेस्पायर। देखो तो ऑल डे दिया है या फिर सिर्फ नाइट दिया है। At which time does the plant ऑल द टाइम? हाँ ऑल द टाइम। ऑल टाइम है ना। रेस्पिरेशन हमेशा होगा, नहीं तो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तभी तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे, वो तो अथी में अंधेरा में कर रहे थे, खैर लाइट में नहीं था। उसके बाद 2 नंबर देखो तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये पढ़े थे, किसको बोलते हैं? हाँ सर। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, 2 का ए। वो एनर्जी ना सेल में जो ऑर्गेनल एनर्जी मिलता है, एनर्जी करेंसी एटीपी। हाँ। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रिलीज एनर्जी। फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हो जाएगा ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी रिलीज निकल का होता है एटीपी, 36 एटीपी। ओके। उसके बाद सी। सी में दिया हुआ है organism which respires throughout life anaerobically। हाँ,
एनारोबिक एनारोबिकली करते हैं, एरोबिकली, हाँ हम लोग एनारोबिकली करते हैं ना। हम लोग तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन है होल लाइफ। कौन है सर? बैक्टीरिया या फंगस अच्छा हो रुको जाएगा, सर्च करता हूँ। फंगस या बैक्टीरिया। ओके। और डी वाला ए कॉमन फेज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोलाइसिस हो क्या? जाएगा, ग्लूकोलाइसिस दोनों में होता है। उसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन। हाँ। ए केमिकल विच रिमूव CO2 फ्रॉम द एयर। CO2 कौन हटाता है, वो तो सोडा लाइम हो जाएगा, मिल्की हो जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सोडा लाइम ले लाइम लेते हैं। वाटर, लाइम वाटर ही कहते हैं सर। क्या? लाइम वाटर कहते हैं ना सर उसको। हाँ। उसके बाद नीचे 3 नंबर, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इल्ड 138, गलत है ना, 38 ATP देता है, 36 भी नहीं है, 38 देता है। हवा की उपस्थिति में 38 और हवा की अनुपस्थिति में 2। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट इल्ड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड नहीं देता है, अल्कोहल देता है ना, इथेनॉल हो जाएगा इसका आंसर, अल्कोहल देता है। तो ये भी तुम्हारा फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड रेडियली डिजोल्व इन लाइम वाटर, ये तो ट्रू है ना, लाइम वाटर में घुल जाता है, सोडा लाइम या लाइम वाटर। सर राइट फॉर्म लगता है कुछ स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड वाला ट्रू है ना, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ वाला फोर्थ वाला फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला। ये फॉल्स हो जाएगा। रात के टाइम में हवा की उपस्थिति में सांस लेते हैं, ये अनुपस्थिति बोल दिया है। सर अभी क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर वगैरह तो मैं बुक से मार्क करने वाला हूँ। ये तो तुम कर सकते हो, थोड़ा कर लो, आधा घंटा टाइम है तो मैथ भी कर सकते हो। अगला चैप्टर का थोड़ा बेसिक बता दो। मैथ्स में क्या करेंगे? अगला चैप्टर इंडिसेस ना, कौन सा? एक्सपोनेंट। हाँ इंडाइसिस, वही एक्सपोनेंट ही है ना, सिखाता हूँ मैं। हाँ, चैप्टर हाँ। स्कूल में वो क्या था मेरा। यही है, तो देखो सॉल्व करके देखो होता है कि नहीं। 7A का देखो, 7A। सर वो अपस्ट्रीम और लो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन बच गए थे ना हमारे। कौन सा? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, हाँ सेंड करो देख लेते हैं।